नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी, शो है बात भारत की। आज हमारी ये हालत हो रखी है क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण का बुरा हाल है और इसकी वजह से दिल्ली के रहने वालों का भी बुरा हाल है। हालांकि शो में हम इस तरीके के प्रदूषण की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारत, जिसको विश्व गुरु कहा जाता है, जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है। वहाँ किस तरह से पिछले कुछ समय से ज्ञान, शिक्षा, संस्कृति से संबंधित हर चीज पर निशाना बनाया जा रहा है। आप चाहे किसी स्कॉलर को भारत में एंट्री न देने की बात करें या अचानक से किसी भी सेमिनार या किसी भी कार्यक्रम की जो किसी यूनिवर्सिटी में होने वाला है उसे कैंसिल करने की बात करें, लगातार हम देख रहे हैं ऐसे हमले पढ़ाई लिखाई की संस्थानों पर, छात्रों पर हमने देखे हैं। आज इसी विषय पर हम बात करेंगे शो में। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जेएनयू के पूर्व प्रोफेसर, लिटरेरी क्रिटिक और स्कॉलर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं द वायर के फाउंडिंग एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन। सर, आपका स्वागत है। और सर, पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरह से हमने देखा, कल दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक कार्यक्रम होना था जो बरसों से चला आ रहा था और एक शैक्षिक कार्यक्रम है। वो ऐसा नहीं है कि उसके कोई और मायने हैं जहाँ पर एक एक्सपर्ट आते हैं जो छात्रों से बातचीत करते हैं। बिल्कुल साधारण कार्यक्रम है। चूंकि वो अर्थशास्त्र से, सोशियोलॉजी से रिलेटेड संस्थान है, तो वहाँ ऐसे कार्यक्रमों का होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन हम ये पैटर्न लगातार देखते हैं। अचानक से कोई मौखिक निर्देश आता है, इसमें ये भी नहीं कि कुछ लिखित है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हों। और ये केवल इस हम मामले की बात नहीं करेंगे, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही देखा है कि किस तरीके से अचानक से कार्यक्रम पिछले कुछ सालों में कैंसिल हो जाते हैं। ये जिस तरीके का पैटर्न बन के सामने आ रहा है, इसे आप किस तरह से देखेंगे? ये बेहद चिंताजनक है और ये केवल एकेडमिक फ्रीडम के लिहाज से चिंताजनक नहीं है। ये एक समाज के लिहाज से हमारे बिगड़ते हुए मानसिक स्वास्थ्य और संस्कार का सूचक है। मैं जब आपसे बात हुई थी तब से मुझे एक चीज बार बार याद आ रही है। विष्णु पुराण में एक कथन है और मेरा ख्याल है वो कुछ यूनिवर्सिटीज ने अपना उसको मोटो भी बनाया है। सा विद्या या विमुक्ता। विद्या उसे कहते हैं जो मुक्ति दे। तो यानी जिस हिंदू परंपरा की बात की जाती है और जिसके नाम पर ये सब तमाशे इस समय हो रहे हैं, उसमें ये बहुत क्लियर है कि विद्या का मतलब ही है कि आप अपने पूर्वग्रहों से, अपनी जो संकीर्णताएं हैं उनसे मुक्त होकर सोचें। और यहाँ मीनाक्षी, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना स्टैंड पॉइंट है उसको छोड़ दें। लेकिन अब जैसे मान लीजिए जो आपने चर्चा की, जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी भी अच्छे संस्थान में इस तरह के रेगुलर सेमिनार्स होते हैं, मंथली, फोर्टनाइटली, वीकली, और उनके बिना कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि केवल क्लासरूम टीचिंग नहीं होती, ट्यूटोरियल, सेमिनार्स, ये सब एक ओवरऑल एकेडमिक एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं। अब उसमें कोई स्कॉलर आके मान लीजिए ऐसी कोई बात कह रहे हैं जो आपको ठीक नहीं लगती, तो भाई डिबेट कीजिए ना। यानी फिर वही पुरानी उससे परंपरा से याद करूं तो वादे वादे जायते तत्वबोध है। ज्ञान जो है वो वाद विवाद से ही प्राप्त होता है। मैं सिद्धार्थ से असहमत हूँ या आपसे असहमत हूँ, तो आप मेरे मुंह पर पट्टी बांध दें या मुझे जेल भिजवा दें तो मेरा तो नुकसान होगा या मेरी तो फ्रीडम खतरे में पड़ेगी। जो सोचने की बात है वो ये कि आप लोगों के ज्ञान के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है मैं कुछ ऐसी बात कह रहा हूँ जो आपको अपने इस पर रिफ्लेक्ट करने, अपनी पोजीशन को रिव्यू करने के लिए प्रेरित करें। तो मैं इसे केवल एकेडमिक फ्रीडम का मामला नहीं मानता। ये हमारे स्वास्थ्य को, हमारे समाज के मानसिक स्वास्थ्य और जिसको कहिए कि बौद्धिक संस्कार को भ्रष्ट करने वाला काम है। बहुत चिंताजनक है इस लिहाज से। समान सवाल मेरा आपसे ही है कि आप जब बतौर पत्रकार देखते हैं, हम लोगों ने पिछले 10-11 सालों में ये पैटर्न हमेशा देखा है कि अगर यूनिवर्सिटीज़ हैं तो ये क्रैकडाउन आज से नहीं हो रहा है। पिछले 8-10 सालों से तो बिल्कुल लगातार हम ये देख रहे हैं। अभी तक इस पैटर्न से आपको क्या लगता है, किस तरह का बदलाव जो हमारी जो विश्वविद्यालयी संस्कृति है उस पर पड़ा है? यूनिवर्सिटी कल्चर जो है, जो भारत में सीखने सिखाने की परंपरा थी, उस पर आप क्या देख रहे हैं? जो आने वाले छात्र हैं, या जिस तरह से पहले डिबेट हो रही थी, हम एक बार देखते थे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट पॉलिटिक्स जो है, नेता उससे निकल रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में है, उनकी नींव भी इमरजेंसी के बाद स्टूडेंट जो आंदोलन हुआ था उससे पड़ी थी। और अब जब हम देख रहे हैं तो आप इसे किस तरह से देखते हैं कि अब किस तरह के स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, विश्वविद्यालय संस्कृति जो है उस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है? मेरी नज़रों में भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नुमाइंदे हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके जो अपॉइंटीज़ हैं, जो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में अब उनका कब्ज़ा है, ये नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी एक ऐसी जगह रहे जहाँ पे विचारों का आदान प्रदान हो, जहाँ पे डिबेट हो, जहाँ पे डिस्कशन हो।
आपने एग्जांपल दिया इस सेमिनार का, जिसको डीयू के वीसी और रजिस्ट्रार ने कैंसिल किया, वो भी बगैर किसी वजह बताते हुए। जब फिर अखबारों ने, पत्रकारों ने उनको थोड़ा सा उन पर प्रेशर डाला कि भाई कारण क्या है, तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में छपा है डीयूवीसी का बयान, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि भाई बाहर से लोग आ रहे हैं, इसलिए बाहर के लोग एक आउटसाइड स्कॉलर आके बात कर रहे हैं, तो इसके लिए प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। और मुझे पढ़ के ये हंसी आई कि एक तो बात, चलिए एक किस्म का इवेंट होता है जिस पे भी वैसे पाबंदी या कंट्रोल नहीं होना चाहिए। दुनिया के दूसरे मुल्कों में, विश्वविद्यालयों में पाबंदी नहीं होती, जहाँ पे छात्र संगठन किसी को इनवाइट करता है। आमतौर पे छात्र संगठन वो फ्री रहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी कैंपस में आप किसी को बुला लीजिए, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए माना कि आप उस पर अंकुश, उस पर कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन जब आपका फैकल्टी मेंबर, जब आपका डिपार्टमेंट 60 साल से एक परंपरागत तरीके से अपने पीएचडी प्रोग्राम के तहत एक फ्राइडे कोलोक्वियम ऑर्गेनाइज कर रहा है, और स्पीकर्स जो हैं कभी यूनिवर्सिटी के हैं, कभी बाहर के हैं, और 60 साल से ये कंटिन्यूसली चलता आ रहा है, यहाँ तक कि इमरजेंसी में भी सरकार की तरफ से उस पर कोई रोक लगाने की कोशिश नहीं की गई। अब अचानक आप कह रहे हैं कि नहीं, फलाना जो है स्कॉलर बाहर से आ रहे हैं, आपने परमिशन क्यों नहीं लिया? तो ये मतलब एक एंटी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है ही, लेकिन साथ साथ आप एक तरह से अपने ही फैकल्टी, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों को जलील कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप में वो कुव्वत, वो कैपेसिटी नहीं है कि आप एक सोच समझ के कार्यक्रम आयोजन कर सकते कि नहीं। जिस बयान का आपने जिक्र किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने इससे पहले राजनीतिक विज्ञान और संस्कृत डिपार्टमेंट में भी ऐसे ही कोई कार्यक्रम रद्द किया था, पर इसमें सबसे जो दिलचस्प पहलू वो ये है कि तब हमने ऐसा कुछ नहीं सुना, यानी कि उन्होंने चुपचाप इस बात को मान लिया। ये पैटर्न इतना आम हो चुका है कि उन्होंने कोई विरोध का स्वर भी नहीं निकाला। और मेरा मानना है कि जम के इसकी मुखालफत होनी चाहिए बाय एकेडमिक्स, क्योंकि आज चलिए आपने इस बात को मान लिया कि एक स्कॉलर का सेमिनार वीसी ने आके कैंसिल कर दिया। अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी हमको अवगत कराया जाए, हमको इन्फॉर्मेशन दे। इन्फॉर्मेशन देने का क्या मतलब है कि फिर वो कहेंगे कि भाई 3 हफ्ते के बाद जो आप फलाना प्रोफेसर को बुला रहे हैं, इनको मत बुलाइए। जी, यानी कि कंट्रोल उनके हाथ में देने वाली बात है, जिसमें जो है आप उनको दे रहे हैं। देखिए ये सिद्धार्थ, इसमें एक जो इन अ सेंस इट रिफ्लेक्ट्स अटर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन वंस ओन वर्ल्ड। एक तो ये जो बात सिद्धार्थ ने बिल्कुल सही कही कि स्टूडेंट्स करें या कोई भी करे, पब्लिक मीटिंग आप कोई कर रहे हैं तो उसमें आप इन्फॉर्म करें, या किसी बहुत पॉलिटिकल फिगर को बुला रहे हैं तो उसमें तो कई बार ये भी जरूरी माना जा सकता है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें। जी, आपको प्रोटोकॉल का पालन करना। किसी फिल्म स्टार को बुला रहे हैं, लेकिन इट्स अ क्लोज डोर सेमिनार, और जैसा कहा गया कि 60 साल से चल रहा है और हर डिपार्टमेंट में इस तरह की चीजें चलती है। लेकिन आपने जो बात कही कि जिन डिपार्टमेंट्स ने इसको चुपचाप स्वीकार कर लिया, उनको और दूसरे डिपार्टमेंट्स को ये सोचना चाहिए कि ये केवल 1 या 2 सेमिनार कैंसिल करने की बात नहीं है। आपसे पूछा जाएगा आप किसको बुला रहे हैं, सब्जेक्ट पूछा जाएगा, और वो सब्जेक्ट और वो स्पीकर अगर एस्टेब्लिशमेंट के हिसाब से नहीं है तो उसको बुलाने को आप आजाद नहीं है। यही मैं कह रहा हूं ना कि इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम ओनली, इन अ सेंस इट्स अ क्वेश्चन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम कि मुझे बोलने की छूट है या नहीं है। सवाल ये है कि आप स्टूडेंट्स के बौद्धिक विकास में बाधक बन रहे हैं, आप उनको ये मौका नहीं दे रहे कि वो वेरियस व्यू पॉइंट्स और पोजीशंस को समझ सकें और उसके हिसाब से अपना, ये बहुत चिंताजनक है। जी, इसके साथ एक जो दूसरा पैटर्न हमने देखा है, संस्थानों में अगर कार्यक्रम रद्द हुआ, हम लोग अगर खबर को वायर के हैंडल से पोस्ट होता है, उस पर तमाम तरह के कमेंट्स आते हैं। जब पिछले दिनों एक बाहरी स्कॉलर जो हैं फ्रेंचेस्का ऑर्सिनी, उनको जब वीज़ा की कुछ शर्तों के चलते भारत में आने से रोका गया, बहुत ज़्यादा उसका विरोध हुआ। उन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा स्पष्ट टिप्पणी नहीं की, पर मैं उस पैटर्न से अलग, उस पूरे इंसिडेंट को छोड़ते हुए एक जो दूसरा पहलू है कि जब हमने देखा उनके बारे में टिप्पणियाँ क्या हो रही हैं, उन्होंने आजीवन रिसर्च किया है, उनका पूरा जो काम है वो भाषा को लेकर है, आम भाषा को लेकर, आम आदमी की। लेकिन हमने लोगों को, बड़े बड़े लेखकों को हमने लिखते देखा कि उनका काम क्या है, मैंने तो फलाने का नाम नहीं सुना। एक तरीके से उन्हें जो उनके पूरे काम को डिस्क्रेडिट करना, और ये सब कुछ सरेआम हो रहा है और ऐसे लोग कर रहे हैं जिन्हें हम इस
समाज में हम उन्हें कुछ दर्जा दे रहे थे कि हाँ ये पढ़े लिखे हैं, ये स्कॉलर हैं, लेखक हैं या फला यूनिवर्सिटी में है। माफ कीजिएगा, ये मेरी निजी राय हो सकती है, किसी बड़े लेखक ने तो ऐसा लिखा नहीं है। अब अगर किसी सेलिब्रिटी को आप लेखक कहते हैं तो अलग बात है। इसलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है, फ्रेंचेस्का उसी विषय में काम करती हैं जिसमें मैं करता हूँ, अर्थात हिंदी साहित्य और संस्कृति का विकास और उसका इतिहास। तो किसी इस क्षेत्र के तो किसी एक्सपर्ट ने कुछ कहा नहीं है इस तरह का जैसा आप कह रही हैं। सहमति असहमति का जहाँ तक सवाल है, तो फ्रेंचेस्का की किताब जब पहले अंग्रेजी में छपी थी, द हिंदी पब्लिक स्फीयर, तो उसका एक लंबा रिव्यू मैंने आलोचना नाम की बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका में किया था, और इंसिडेंटली उसी रिव्यू में मैंने पब्लिक स्फीयर के लिए हिंदी में पहली बार लोकवृत्त शब्द का प्रयोग किया था। वो रिव्यू लंबा रिव्यू है और उसमें फ्रेंचेस्का की हर बात से सहमति नहीं जताई गई है, आलोचना की गई है कई बातों पर, तो वो एक अलग बात है। अब जो लोग सोशल मीडिया के ज़माने में सेलिब्रिटी बन गए हैं या स्टार बन गए हैं टेलीविज़न पर आकर या जो भी है, तो उनको आप लेखक और स्कॉलर मत कहिए, उनके लिए जो सही शब्द है वही इस्तेमाल कीजिए। सही शब्द है ट्रोल, बाय द वे। दूसरी बात, मुझे अम्बर्टो इको की एक बात सिद्धार्थ इन दिनों बारम्बार याद आती है। उन्होंने कहीं एक जगह लिखा है कि सोशल मीडिया ने एक कमाल का काम किया है कि एक नोबेल लॉरेट और एक इडियट को ये आत्मविश्वास दे दिया है कि वो नोबेल लॉरेट से बहस कर सके, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसी तरह की कोई सेंसरशिप, किसी तरह की एडिटरशिप तो है नहीं, जिसका जो मना है लिख दे। आपने इस पर्टिकुलर प्रसंग का जिक्र किया और यही एक प्रसंग नहीं है, अन्य प्रसंगों में भी मैं देख चुका हूँ। आपको कुछ अता पता नहीं है, सिर पैर नहीं मालूम है, केवल ये है, और ये शायद दोनों तरफ से है, कि चूंकि इस सरकार ने ये फैसला किया तो अनिवार्यतः सही होगा, दूसरी तरफ से अगर इस सरकार ने ये फैसला किया तो अनिवार्यतः गलत होगा। बात केवल फ्रेंचेस्का ओर्सिनी की नहीं है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी केस हो, आप कम से कम इतने विवेक का परिचय तो दीजिए कि केस टू केस बात कीजिए। कम से कम ये तो कहिए कि हाँ भाई हमने इसको पढ़ा है इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। अब जिस तरह की बातें की जा रही हैं, क्या ये कहना भी अब अपराध है कि हिंदी उर्दू में परस्पर आगे चल के कितना भी भेद हो गया हो, विवाद हो गया हो, लिंग्विस्टिकली स्पीकिंग दोनों भाषाएं एक ही जड़ से निकली, क्या ये कहना अपराध है? ये तो एक ऐसी सच्चाई है जिसे कोई नकार ही नहीं सकता। यानी अगर आप लिपि का अंतर मिटा दें तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये हिंदी का वाक्य है उर्दू का, लेकिन इसमें तो बकायदा अब इसमें आप बात की जगह वार्तालाप कर दें तो हिंदी हो जाएगी और गुफ्तगू कर दें तो उर्दू हो जाएगी। लेकिन आप चाहे वार्तालाप कहिए चाहे गुफ्तगू कहिए, जो वाक्य मैंने बोला कि हम तीन लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसे दुनिया का कोई स्कॉलर ये नहीं कह सकता कि ये हिंदी का वाक्य नहीं है या उर्दू का वाक्य नहीं है। तो लेकिन इस तरीके का जो हमने लैंग्वेज को लेकर जो मामला देखा है पूरा, जो उर्दू को निशाना बनाने वाली चीज़ें हैं, कुछ समय पहले वायर ने एक उर्दू फेस्टिवल किया था जिसमें मैंने ये बात तब भी रखी थी कि उर्दू के शब्द हटाते हुए, पुलिस की जो आम बोलचाल की भाषा थी उससे हटाते हुए कहा गया कि, और मुकदमों की भाषा में जब इस्तेमाल हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि इसकी वजह से, ऐसे शब्दों की वजह से, उसमें एक पर्टिकुलर कोट अनकोट लाइन थी कि इसकी वजह से मुकदमों में लंबित बहुत समय तक रहते हैं क्योंकि शब्द समझ में नहीं आते, और ये जो मुकदमे इतनी पेंडिंग लिस्ट बढ़ती जा रही है केसेस की, इसमें कहीं ना कहीं उर्दू भाषा, इसलिए इन शब्दों को हटाया जाना चाहिए। अब देखिए वो एक अलग ही मुद्दा है, उस पर कभी हम अलग से बात करेंगे, क्योंकि शब्द देखिए, एक तो ये जो सरलता का मोह है, कानून की जुबान सरल नहीं हो सकती, सीधी सी बात है। ग्रामर और लिंग्विस्टिक्स की जुबान इस तरह सरल नहीं हो सकती कि आपको बिना कुछ समझे समझ में आ जाए। कुछ चीज़ों में टर्मिनोलॉजी की स्पेसिफिकनेस का अपना महत्व होता है, तो इसलिए उस बहस में हम लोग ना जाएं, वो कभी अलग आप चर्चा कीजिएगा तो बात कीजिएगा। इसमें लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री का जो पत्र, आईएनबी मिनिस्ट्री ने एक खत लिखा, बहुत सारे चैनल्स को नोटिस भेजा, क्योंकि उनको एक फरियाद, एक तरह से फरियाद को क्या हिंदी में क्या कहेंगे फरियाद को, तो पहले आप शिकायत करिए, फरियाद मासूम से की ये शिकायत है। तो एक कंप्लेंट जो है उनको मिला कि हिंदी चैनल्स में उर्दू का इस्तेमाल हो रहा है, जबकि वो खुद को हिंदी समाचार चैनल कहते हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है उसमें, भाषा में उनके, उसने परसेंटेज भी बताया था, हालांकि उसका क्या तरीका था, वो कैसे इस स्थिति में पहुंचे, या ये उन्होंने कैसे निर्णायक रूप से कह दिया कि 80% जो है वो लोग उर्दू बोल रहे हैं, और इस पे उन्होंने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा और उसने नोटिस भेजा फिर इन चैनल्स को कि देखो तुम्हारे बारे में शिकायत। और मजे की बात यह है कि उस नोटिस में इतने सारे उर्दू वर्ड पाए गए
देखिए ये आप इसका कुछ कर ही नहीं सकते। असल में भाषाएं जो हैं वो एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। हिंदी के एक बहुत बड़े स्कॉलर थे पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और उन पर कम से कम वामपंथी होने का आरोप कोई नहीं लगा सकता। लेकिन उन्होंने एक बहुत मार्के की बात अपने एक निबंध में कही है, सिद्धार्थ, जो हर जगह लागू होती है। उन्होंने कहा कि संस्कृति में सब कुछ अशुद्ध है, संस्कृति में शुद्धता केवल बात की बात है, जीवित संस्कृतियां हमेशा मिश्रित संस्कृतियां हैं। आज हम हिंदी बोल रहे हैं, या कोई भी हिंदी बोले या उर्दू बोले या कोई जुबान बोले, अंग्रेजी बोलने वाले आम आदमी को पता है कि जंगल लफ्ज कहाँ से आया है? जंगल अंग्रेजी का लफ्ज नहीं, अगर उस तरह आप देखें तो। ऐसे हजारों लफ्ज अंग्रेजी में, फ्रेंच में, दुनिया की किसी भी जिंदा जुबान में होते हैं। वो किसी कौन सी जुबान आप बोल रहे हैं ये इससे नहीं तय होता कि उसकी वोकैबुलरी क्या है, इससे तय होता है कि उसकी ग्रामर क्या है। और इसीलिए हिंदी और उर्दू के पेक्यूलियर रिलेशनशिप की बात होती है, क्योंकि यहाँ ग्रामर लगभग एक है। जो इसका सिंटैक्स होता है, जो इसका ग्रामर होता है, वो लगभग एक है। इसलिए ये विचित्र स्थिति बनती है कि कहा जाता है कि ये ऐसी दो जुबानें हैं जिनमें परस्पर ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है। Until and unless you go into a very high kind of technological terminology. Anyway, जो बात हम लोग कर रहे थे उस पर अगर लौटें वापस, मैं फिर से कहूँ कि चाहे ये INB के जो सर्कुलर की आप लोग बात कर रहे हैं, सुना मैंने भी है इसके बारे में, लेकिन चूंकि मैं सौभाग्य से पत्रकार नहीं हूँ तो इसका मुझे झेलना नहीं पड़ा सीधा। लेकिन और जो हम लोग एकेडमिक फ्रीडम की बात कर रहे हैं, मेरा कहना ये है कि इस समाज में इस समय, मैंने आप ही के एक लेख लिखा था, अगर सर जी आपको याद हो तो, द एविडेंस ऑफ स्टुपिडिटी, 3-4 साल पहले लिखा था वो। तो वो मुझे लग रहा है कि ये वो स्थिति है। मैं देखिए, फ्रेंचेस्का हो, चाहे कोई स्कॉलर हो, रोमिला थापर हो, इरफान हबीब हो, एकेडमिक्स में सारे निजी संबंधों और सम्मान के बावजूद कठोरतम आलोचनाएं की जाती हैं, की जानी चाहिए। लेकिन ये जो आप ट्रोलिंग करने लगते हैं, आपने रोमिला जी का नाम लिया, अब जब कहीं भी इतिहास की बात होती है तो उनका नाम गाली के बतौर लिया जाता है कि तुम उनकी किताबें पढ़ के आ रहे हो, तुम इरफान हबीब की किताबें पढ़ के आ रहे हो, बिना ये माने कि उन्होंने अपना जीवन किताबों और स्कॉलरली कामों में। मुझे देखिए, एकेडमिक्स में ये कहावत 100% लागू होती है कि किसी की लाइन छोटी करनी है तो लंबी लाइन खींचो। रोमिला थापर और इरफान हबीब ने गलत हिस्ट्री लिखी है, फेयर एनफ। आप साबित कीजिए कि सही हिस्ट्री क्या है। सही हिस्ट्री ये थोड़ी हो सकती है कि आप पहले से कुछ तय कर दें और उसको साबित करने के लिए हिस्ट्री लिखें। साबित करने के लिए बहुत सारे एक्सक्लेमेशन भी करने शुरू कर दिए हैं। मैं एक स्कॉलर हूँ, मैं खुद हिस्टोरियन, मैंने इतिहास लिखा है, मैंने भक्ति साहित्य का और कबीर का और इस सब का। आई स्टार्ट विद अ पॉइंट, जैसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जब मैं उस पर 1, 2 साल, 4 साल रिसर्च करता हूँ तो कई बार ये होता है कि मेरी हाइपोथेसिस सही साबित होती है, कई बार ये होता है कि गलत साबित होती है। और जो मैंने सोच कर शुरू किया था उससे उल्टी बात मुझे लिखनी पड़ती है, क्योंकि एविडेंस तो उससे उलट कह रही है जो मैं समझ रहा था। तो मैं अपने उसी पर चिपका रहूँ, या मैं एक मिसाल देता हूँ सिद्धार्थ के, देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द प्रोफेशन ऑफ, लेट अस से, अ वकील और अ इतिहासकार एंड अ इतिहासकार। वकील की एक ब्रीफ है, उसे साबित करना है, और साबित करने के लिए कोर्ट में वो कॉन्ट्रेरी एविडेंस को डाउन प्ले करेगा, सपोर्टिंग एविडेंस को हाईलाइट करेगा। इतिहासकार का काम ये नहीं। इतिहासकार ये नहीं कर सकता कि चूंकि मुझे ये साबित करना है कि एक्स वाज लाइक दिस, और जो उसके खिलाफ एक पूरा माउंटेन ऑफ एविडेंस हो उसे मैं डिसमिस कर दूं, ये इतिहासकार का काम नहीं है। रोमिला थापर ने कुछ लिखा है, इरफान हबीब ने कुछ लिखा है। रोमिला थापर या दूसरे लोगों ने, मैं एक उदाहरण देता हूँ जो इससे फ्रेंचेस्का वाली बात से भी जुड़ता है, विदेशी। एक मित्र है जिनका लोग शायद बहुत नाम नहीं जानते हो पॉपुलर सर्कल में, क्योंकि स्ट्रिक्टली एकेडमिक काम करते हैं, वो डेविड लॉरेंटन। जब ये चर्चा चली कि साहब हिंदुइज्म कब से विकसित हुआ है, हिंदुइज्म तो बहुत नई चीज़ है, 200 साल पुरानी चीज़ है या 300 साल, डेविड ने 1999 में एक आर्टिकल लिखा था, हू इन्वेंटेड हिंदुइज्म, और उसमें उन्होंने इररिफ्यूटेबल एविडेंस के साथ दिखाया कि हिंदू होने का सेंस, हिंदू होने की चेतना कम से कम 13वीं-14वीं सदी तक तो भारत में जन्म चुका। So you cannot credit Britishers with inventing Hinduism. You cannot credit Europeans with inventing, quote unquote, inventing Hinduism. And this is being argued by an American professor, David Lawrence. तो अब इसलिए आप उनको हीरो बनाने लगेंगे, लेकिन अगर उनकी कोई और किताब ऐसी आ गई जो आपको पसंद ना आए तो आप उन्हें विलेन बनाने लगेंगे। जी,
इसी कड़ी में जो ये शिक्षा को निशाना बनाना है, इसमें किताबों पे प्रतिबंध लगा था कश्मीर में, जिसमें एक सूची दी गई है। उसमें भी यही था कि जिन लोगों ने लिखा है उसमें तुरंत ये आर्ग्यूमेंट जो काउंटर में आया कि उन्होंने तो गलत लिखा है। तो जब हम देखते हैं कि आज का भारत 2025 में हम देख रहे हैं दुनिया के सब देशों में हम देख रहे हैं दक्षिण पंथ का उभार है, लेकिन जिस तरह से ज्ञान को निशाना या किताबों को या पढ़ने लिखने की संस्कृति को निशाना भारत में बनाया जा रहा है, वहाँ कहीं और हमें नहीं दिखता। अमेरिका में अभी कुछ शुरू हुआ है, लेकिन वो किस राह जाएगा, क्योंकि वहाँ विरोध यहाँ से बहुत अलग तरीके से हो रहा है। किताबों को जब निशाना बनाया जाता है तो आप इसको किस तरह से देखते हैं कि जब आप किताबें जो लिखी जा रही हैं, जो कि कई सालों से बरसों बरस से हैं, जो कॉन्क्रीट काम पे उन्होंने, एक पत्रकार अनुराधा हैं जो कश्मीर के एक बड़े अखबार की संपादक है, उनकी किताब को आप बता रहे हैं, जो व्यक्ति वहीं रहकर वहाँ की बात लिख रहा है, आप उसकी किताब को तुरंत डिस्क्रेडिट कर देते हैं। आप कहते हैं प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध हम यूरोप के बारे में सुनते थे, या हम सुनते थे बहुत पहले कभी होता था ये, पर ये 2025 में भारत में, वो भारत जो अपने आप को लोकतंत्र की जननी कह रहा है, जो अपने आप को विश्व गुरु कह रहा है, वहाँ ये किस तरह से देखे जाए? पुरुषोत्तम साहब एक पॉइंट उठा रहे थे, फिर हम बात हमारी डाइवर्ट हो गई कि कहीं ना कहीं ये जो कल्चर है किताबों पे बैन लगाने का, लेक्चर को कैंसिल करने का, किसी लेखक या किसी इतिहासकार या किसी स्कॉलर, विदेशी स्कॉलर को डिपोर्ट करने का, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी से जुड़ा हुआ जो संघ परिवार है उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। मतलब अगर आपको किसी किताब का जो आर्गुमेंट है, अगर आप उस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, अगर आपकी असहमति है, तो आप कोई और किताब लिखिए। स्कॉलरशिप का जो मैदान है आप उसमें उतर पड़िए, काम कीजिए, किताब लिखिए, स्कॉलरली आर्टिकल्स लिखिए, सेमिनार्स दीजिए, लेक्चर्स दीजिए, फिल्में बनाइए। इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं, जैसे मैंने फिल्म का जिक्र किया, अब जो फिल्में हैं जो सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू के ख़िलाफ़ जाती हैं या उससे सहमति नहीं जताती, उन पे 3600 किस्म के सेंसरशिप्स लग जाते हैं कि भाई ये लफ्ज़ काटो, ये सीन काटो, ये रेफरेंस हटाइए। लेकिन वही चीज़ें जो वाकई में आपत्तिजनक मानी जानी चाहिए, अगर वो सरकार के विचारधारा और सियासत के पक्ष में जाती हैं तो उनके लिए खुला छूट है। इसके बावजूद आप कोई अच्छी फिल्में नहीं बना पाए, आप कोई लोकप्रिय फिल्म नहीं बना पाए, तो मुझे लगता है कि ये बुक बैन कल्चर, अब देखिए जिन किताबों पे कश्मीर में जिन्होंने बैन लगा रखा, मतलब ये कुछ उसमें ऐसी किताबें हैं जो 50-60 साल से चल रही हैं, और आज तक जो है किसी ने ये कभी इल्ज़ाम भी नहीं लगाया कि इसमें कोई ऐसी बात है जिससे कोई जो है लॉ एंड ऑर्डर का माहौल ख़राब हो रहा है या देश ख़तरे में पड़ रहा है। अचानक जो है आपको लगा कि नहीं, इन किताबों पे हम बैन लगाएंगे, अचानक आपको लगा कि इस स्कॉलर को हम निकाल देंगे, अचानक आपको लगा कि जो सेमिनार 60 साल से चल रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, यही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द सिस्टम्स इन प्लेस। जैसे यूनिवर्सिटी, आफ्टर ऑल लोग जो प्रोफेसर बनते हैं वो एक सिलेक्शन प्रोसेस है, ये रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। आपको याद होगा कोविड के टाइम में जब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स लगभग ख़त्म हो गई थी क्योंकि ट्रैवल नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एकेडमिक काम तो उनका कंटिन्यूसली चला, तो अगर आप किसी टॉपिक पे सेमिनार कर रहे हैं, उन्होंने वाया जूम वीडियो लिंक के ज़रिए किसी विदेशी स्कॉलर को उसमें शामिल किया। बाकायदा एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का एक आदेश इशू किया गया था, शायद 2021 की बात है ये, जहां उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी स्कॉलर को ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस पे बुलाने से पहले आप पहले पॉलिटिकल क्लियरेंस लीजिए गृह मंत्रालय से और विदेश मंत्रालय से। मतलब ये संकीर्णता, ये एक तरह से एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये हद होती है। अच्छी बात है कि वो नोटिस विड्रॉ हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ये सारा जो कल्चर है बैन का, कंट्रोल का, ये तो चल रहा है। सॉरी, मैं बीच में बात काट रहा था। असल में मूल जो समस्या है वो वही है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, डिफिडेंस। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक फ्रेज अद्भुत, मैंने तो जीवन में कभी सुना नहीं था ये फ्रेज इसके पहले। आपको याद होगा कोई 10 बरस पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई सेमिनार था, उसके कॉन्टेक्स्ट में लोकसभा में इस फ्रेज का इस्तेमाल मंत्री जी ने किया था, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्टर भी लगे थे, डाउन विद इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। आई मीन, अब चूंकि मैं लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ,
तो इस फ्रेज में जो एक अद्भुत किस्म की आयरनी है, ये मैं कभी नहीं भूल सकता। यानी इंटेलेक्चुअल कैन ऑल्सो बी टेररिस्ट। यानी बुद्धि की जो बात कर रहा है वो आपको आतंकित कर रहा है। अगर मेरी किसी बात से आप आतंकित हो जाते हैं और मैं बुद्धिजीवी हूँ, बौद्धिक आतंकवाद फैला रहा हूँ, तो जरूरत इस बात की है कि आप अपनी बुद्धि पर पुनर्विचार करें। इसी बात पे जोड़ना चाहूंगी क्योंकि आप में आप एक मिनट सॉरी, क्योंकि आप ये मान रहे हैं कि आप में इतनी बुद्धि नहीं है कि मेरी बातों का बुद्धि के साथ जवाब दे सके। भाई टेररिस्ट मुझे क्यों ओवर पावर कर देता है? क्योंकि मेरे पास उसकी तरह का हथियार नहीं है, मेरे पास उसकी तरह का वायलेंस करने का मादा नहीं है कि मैं आऊँ और गोली मार दूँ, तो आई एम टेरराइज्ड। I can terrorize you intellectually only if you know that you are inferior intellectually. सही तो आप तो अपनी inferiority को accept कर रहे सही हैं। बात। काय का इंटेलेक्चुअल टेररिज्म? मतलब मैं आप कहीं ना कहीं आपकी इस बात से बिल्कुल उसको सामने रख के देखती हूँ तो मुझे सही लगता है। जीएन साईं बाबा को कोर्ट ने बरी कर दिया था, उसके बावजूद पिछले दिनों टिस में जब उनका पहला मेमोरियल था, उसमें जो जिन छात्रों ने उसको ऑर्गेनाइज किया था उनको हिरासत में लिया गया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना। देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं स्पेसिफिक इंस्टांसेस तरह तरह के हो सकते हैं। एक टेक्निकलिटी के आधार पर आप एक फर्स्ट क्लास स्कॉलर को डिपोर्ट कर दें, कितने सारे स्कॉलर्स हैं जो एक- अर्बन नक्सल टैग के अंदर एक टेक्निकलिटी के आधार पर आप एक सेमिनार को रोक दें, बिल्कुल प्योरली एकेडमिक सेमिनार। यानी ऐसा सेमिनार कि जब तक आप लोगों ने इसकी चर्चा नहीं की, मुझे पता तक नहीं था कि ऐसा कोई सेमिनार होता है। क्योंकि ठीक है, एक डिपार्टमेंटल सेमिनार है, 60 साल से चल रहा है, 50 साल से चल रहा है। कोई पब्लिक किस्म की इवेंट होती तो मुझे मालूम होता। या आप इस तरह की बातें करें स्टूडेंट्स के बारे में या किसी के भी बारे में, जड़ वही है जो आपसे मैंने कहा ना। और ये इसीलिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि आप वो समाज के क्रिटिकल थिंकिंग को, समाज के सोच विचार को, मैं बहुत स्ट्रांग शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, आप बर्बाद कर रहे हैं, जाने या अनजाने। और एक समाज जो अपनी सोचने समझने की ताकत खो बैठे। आप विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, मैं जिंदगी भर टीचर रहूँ, मुझे आप लोगों का पता नहीं। सही मायने में गुरु बनने की पहली शर्त है कि आप जीवन भर शिष्य बने, जीवन भर सीखते रहें। द मोमेंट आई से कि अब हो गया सब कुछ, मैं जान गया, तो मैं उस अर्थ में तो गुरु बन सकता हूँ जिसमें बहुत सारे गुरु आजकल घूमते हैं मार्केट में, लेकिन टीचर के अर्थ में मैं गुरु नहीं रह सकता। द मोमेंट आई से कि बस अब मुझे कुछ नहीं पढ़ना, मुझे कुछ नहीं जानना। अरे भाई, अगर कोई बात है किसी भी विषय में, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो, जर्नलिज्म हो, कोई चीज़ है जो मैं वायलेंटली डिसएग्री करता हूँ किसी चीज़ से, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दिस। आई सेंट वन अ पीस टू सिद्धार्थ ईयर्स अगो। इन्होंने छापा, लेकिन उसके पहले हम लोगों ने, मेरा ख्याल है कि कम से कम नहीं तो 3 हफ्ते तो बहस की थी उस पीस पे कि क्या इसमें जोड़ना है, क्या घटाना है। तो ठीक है, आई नेवर कॉल्ड हिम इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट। ये कहीं ना कहीं पैटर्न दिखाता है कि हम असहमति रखते हुए भी हम सभ्य हो सकते हैं, हम शालीन हो अरे सकते भैया, हैं। सभ्यता का मतलब यही है, जी, सभ्य लोग ही। देखिए, एक बहुत सीधी सी बात है, एक बार किसी ने कहा कि साहब आपकी तरफ के लोग ताने बहुत देते हैं। बोले, हाँ, ताने देते हैं क्योंकि गालियाँ नहीं देते। तो सभ्यता का मतलब ही ये होता है कि आप अपनी असहमति मजेदार ढंग से, साफ ढंग से, एकेडमिक ढंग से, सरकाज़्म के जरिए व्यक्त करें। और एक छोटा सा एक वाकया और याद आ रहा है मुझे। निजी यूनिवर्सिटीज़ तक में, तो सरकारी जो इदारे हैं उनका तो ये हाल है। निजी यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, वहाँ के एक प्रोफेसर थे अर्थशास्त्र डिपार्टमेंट के, सव्यसाची दास, जिन्होंने एक रिसर्च दिया था जिसमें उन्होंने 2019 के चुनावों को लेकर कुछ हेरा फेरी होने का उन्होंने इस तरीके का अंदेशा जता तो पेपर लिखा था। ये रिसर्च पेपर था, प्योर एकेडमिक पेपर था। उसके लिए पुलिस उनके यहाँ कैंपस तक पहुँच गई थी, उनको तलाशने की पूरी कवायद हुई थी। और अब जब हम देख रहे हैं जिस तरीके से हमने देखा पिछले कुछ समय में, नेता प्रतिपक्ष जो हैं उन्होंने लगातार बताया कि नहीं, प्रक्रिया जो है वो उतनी भी उसकी शुचिता बनी नहीं रह उतनी गई ट्रांसपेरेंट नहीं है जी, उतनी बिल्कुल सही पारदर्शिता बात है। नहीं है। तो हम उस वक्त उस चीज़ का काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं दे सके थे, इसलिए हमने सोचा कि पुलिस के रास्ते क्या वो दबाव बनाया जा सकता है। और जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों ने, हम अशोका की ही बात क्यों करें, हम बहुत सारे अन्य संस्थानों की भी बात करते हैं कि बहुत सारे जो निजी संस्थान है, वो एक बार होता है कि आप किसी तरीके का आपके कैंपस में पुलिस पहुंची, इससे सबको सबक मिल गया। लेकिन ये पैटर्न जो है, जो अगली पीढ़ी आ रही है, जो छात्रों के लिए जो है, जैसे आपने कहा कि ये विकास में बाधा है, बर्बाद करने का है। आप दोनों, ये आखिरी सवाल है मेरा कि मैं दोनों का इस बारे में मत जानना चाहती हूँ कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या शिक्षा दे रहे हैं और हम क्या चाहते हैं कि वो किस तरह की बुद्धि लेकर, किस तरीके की समझ लेकर वो हमारे सामने है। देखिए, जब आप आने वाली पीढ़ी को संदेश ये दे रहे हो कि इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज या काइंड ऑफ टेररिज्म,
तो इसके आगे टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं रह जाती कि आप कैसा समाज बना रहे हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं। मैं केवल हाथ जोड़ के बाकायदा ऐसे लोगों से और उनके समर्थकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ आपके खुद के लिए घातक है, क्योंकि कोई नई चीज़ सीखना, जो आप सीखे हुए हैं, जो आप जानते हैं, उसकी आलोचना का स्वागत करना और उसमें बहस करना एक समझदार मनुष्य होने की पहली पहचान यही, वरना कोई चीज़ें संभव नहीं है। आप केवल झगड़ सकते हैं और धीरे धीरे अपनी बुद्धि का विकास क्या विनाश कर सकते हैं। आपने जो प्रोफेसर सब्यसाची की बात की, अगर हम सचमुच एक स्वस्थ समाज होते या सरकार का रवैया सचमुच अच्छा होता, तो उस रिसर्च पेपर के आधार पे हम एक तरह का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सकते थे, क्योंकि उस वो पेपर एकेडमिक पेपर था, वो कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल नहीं था। उसमें किसी को कोई दोष नहीं दिया गया था, उसमें प्रोसेस और सिस्टम को बताया गया था। दैट पेपर कुड हैव बीन टेकन एज अ काइंड ऑफ रिमाइंडर टू करेक्ट, टू रेक्टिफाई थिंग्स, लेकिन आपने उसको हर चीज़ जो प्रेजेंट एस्टेब्लिशमेंट को माइल्डली भी क्रिटिसाइज करे, वो एंटी नेशनल है, एंटी पेट्रियाटिक है, एंटी हिंदू है। ये कुल मिलाकर के बहुत अनहेल्दी सोच का सूचक है। नहीं, और ज़्यादा मैं नहीं जोड़ना चाहूँगा, सिर्फ ये कि सब्यसाची के केस में उनको बाकायदा यूनिवर्सिटी से भगाया गया, वो वहाँ से उनको, यूनिवर्सिटी का रोल बहुत अजीब था उसमें। उनको वहाँ से निकलना पड़ा, पुलिस की भी पूछताछ वगैरह हुई, और इसका निचोड़ ये था कि, और इसी चीज़ को लेके मैं ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि किसी प्रोफेसर के रिसर्च पे इस किस्म का रिएक्शन आना, पॉलिटिकल रिएक्शन आना, किसी सेमिनार पे रोक लगा देना, किसी स्कॉलर के एंट्री पे बैन कर देना, इसका मतलब यह है कि जो आने वाले दिनों में जो स्कॉलरशिप होना चाहिए, जिन टॉपिक्स पे रिसर्च होना चाहिए, उस पे जो है छात्र और एकेडमिक दोनों बहुत ही अपने आप को सेल्फ सेंसर, बहुत मतलब कि बहुत डर डर के वो रिसर्च करेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं 3-4 साल का अपना वक्त किसी टॉपिक पे लगा दूं और फिर पता चला कि जी ये थीसिस कभी पास नहीं होने वाली है क्योंकि टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल हो गया है, या किताब जो है मैं नहीं छाप पाऊंगा। तो ये जो किताब छप भी गई तो उस पर प्रतिबंध लग जाए, तो ये मतलब चिलिंग इफेक्ट जो एकेडमिक एक्टिविटी पे है। और आपका सवाल था कि भाई किस किस्म का यूनिवर्सिटी लोग, ये उसी किस्म का यूनिवर्सिटी चाहते हैं जहाँ लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, और जो जिस चीज़ को प्री डाइजेस्टेड चीज़ें जो हैं उनको खिलाई जाएंगी, उसी चीज़ को वो चुपचाप स्वीकार करें। मतलब यही तो है बात। आखिर मैं जोड़ना चाहता हूँ, एक जो जरूरी चीज़ छूट गई, जो बार बार देसी विदेशी की बात होती है। जो लोग एकेडमिक्स में काम करते हैं वो ये जानते हैं कि हाँ, एक कॉलोनियल एपिस्टीम, कॉलोनियल हैंगओवर की समस्याएं हैं, लेकिन उनको इतने ओवर सिंप्लीफाइड ढंग से नहीं रखा जा सकता। जब आप ये कहते हैं कि साहब विदेशी स्कॉलर्स आके भारत की आलोचना करते हैं, ऐसे लोगों को मैं 2-3 किताबों के नाम बताना चाहता हूँ। एक बहुत मशहूर किताब है प्रोविंशलाइजिंग यूरोप, एक भारतीय स्कॉलर ने लिखी है, दीपेश चक्रवर्ती, और वो यूरोसेंट्रिक इतिहास का जबरदस्त खंडन, यूरोसेंट्रिक इतिहास दृष्टि का, वो स्कॉलर शिकागो में ही पढ़ा, और उनको इस बात के लिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, हड़काया नहीं गया कि आप एक भारतीय होकर यूरोप की कैसे आलोचना कर रहे हैं। बहुत पहले सन 1950 में रेमंड स्वाब ने एक किताब लिखी थी, दी ओरिएंटल रेनेसांस, जिसमें उनकी थीसिस ये थी कि यूरोप में जिसको हम रेनेसांस कहते हैं 15वीं सदी का, वो 18वीं-19वीं सदी में आके पूरा होता है, तब जबकि यूरोपियन इंटेलेक्चुअल चीन और भारत के संपर्क में आते हैं, तब वो रेनेसांस पूरा होता है। उनको किसी ने नहीं कराया। ये जो चीज़ें हैं, इसी तरह आंद्रे गुंदर फ्रेंक की किताब है रीओरिएंट, जैक गुडी की किताब है ईस्ट एंड वेस्ट, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह जो वेस्ट का सारा नॉलेज प्रोडक्शन है वो कितना डीपली इंडेटेड है टू द ईस्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड डज नॉट एक्सेप्ट दैट। इन सब क्रिटिक्स को यूरोपियन विद्वानों ने किया। तो स्कॉलरशिप में ये यानी कॉलोनियल एपिस्टीम की बात सही है, यूरोसेंट्रिसिटी की बात सही है, लेकिन मेरी चमड़ी का रंग क्या है, इससे मेरी स्कॉलरशिप तय नहीं। और जिस दिन ये होने लगेगा, हम एक तरह के रेसिज्म की ही गिरफ्त में जाएंगे। जी, यानी कि आप सरहद तय नहीं कर सकते हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप वहाँ के होकर यहाँ की बात करें। हाँ, मतलब इस तर्क से देखा जाए तो हिंदुस्तान में किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि अंग्रेजी साहित्य पर रिसर्च करे और कोई कड़ी बात शेक्सपियर के बारे में लिख दे।
हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे और आगे जिस तरह से अकादमिक स्वतंत्रता इस वक्त शिकंजे में ली जा रही है उस तरीके से ना ले और ये आत्मावलोकन करे कि किस तरह वो एक ज्ञान के माहौल को, शिक्षा के माहौल को खत्म करने पर तुले हुए हैं। आप दोनों हमारे साथ शो में जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।